नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज मैं ये बताना चाहूँगी आपको, क्योंकि आपके कमेंट आ रहे थे उत्तराखंड एलटी ग्रेड के लिए। ठीक है, उत्तराखंड एलटी ग्रेड के पेपर के लिए आ रहे थे। हालांकि पेपर अभी आपका अगस्त में है, शायद, है ना? अगस्त में है, 2 अगस्त को शायद आपका पेपर है, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। तो कमेंट आ रहे थे, और अभी मैं प्रैक्टिस आपको किसकी करा रही थी? एस्टेट और मतलब बीपीएससी एस्टेट की आपको हम प्रैक्टिस करा रहे थे। बीपीएससी एस्टेट की आपकी हम प्रैक्टिस लेकर चल रहे थे। तो इस समय जो आज हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं, ये एलटी ग्रेड उत्तराखंड का जो है पेपर है, जो अभी आपका 2-3 साल पहले हुआ था, वही वाला। ठीक है, तो ये जो पेपर है इसमें सारे प्रश्न होम साइंस के हैं, तो बीपीएससी और एस्टेट वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन क्योंकि उत्तराखंड के बच्चे परेशान थे, प्रैक्टिस उन्हें कहीं नहीं मिल रही थी, तो हमने ये अभी पीवाईक्यू से स्टार्ट किया है। जैसे ही ये कंप्लीट होता है तभी हम बुक से आपको क्वेश्चन दे देंगे। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे, देखो होम साइंस के ही प्रश्न हैं, कुछ और तो नहीं है ना। तो आप जो प्रैक्टिस सेट पढ़े हैं, वो चाहे बीपीएससी के नाम से हो, चाहे एस्टेट के नाम से हो, चाहे कुछ भी हो, ये सब होम साइंस का ही कंटेंट है मेरे चैनल पे, तो आप वो कर सकते हो। जैसे उत्तराखंड का जो कमेंट था, वो बच्ची बहुत परेशान थी कि मैम प्लीज़ प्रैक्टिस कराइए, उत्तराखंड के लिए कराइए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, देखो आपको बोर्ड पे जो सामने प्रश्न दिख रहा है, हाँ कुछ प्रश्न ऐसे हैं जैसे यूपी एलटी ग्रेड वगैरह में उतने मतलब वैसे मतलब कह सकते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो वो क्वेश्चन जो है वो मैं आपको एक्स्ट्रा में प्रैक्टिस करा लूँगी, मतलब जो भी प्रैक्टिस दूँगी तो उसमें आपके 2-4 क्वेश्चन वो भी डाल दूँगी। ठीक है, तो बिल्कुल सब क्वेश्चन वही हैं, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टेक्सटाइल भी वही है, चाइल्ड डेवलपमेंट भी वही है, ये देखिए सारे प्रश्न वही हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो क्लास कंटिन्यू करते हैं। अच्छी लगे तो बस आपसे एक ही हमारी रिक्वेस्ट रहती है हर क्लास में, और जो कि बहुत कम बच्चे फॉलो करते हैं, और ये जो आप करते हो ये आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कि आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हो। मतलब अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिए। ठीक है, बहुत कम बच्चे हैं जो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, नहीं तो कोई बच्चे खुद तक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो दूसरों को क्या शेयर करेंगे। तो कम से कम थोड़ा तो निस्वार्थ अपन मतलब स्वार्थ अपना छोड़कर थोड़ा तो निस्वार्थी बनिए, दूसरों की समस्या को समझिए। कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में होता है, क्वेश्चन आपको दिख गया। जो कोलेस्ट्रम होता है, क्या होता है कोलेस्ट्रम? माता का प्रथम दूध क्या होता है? माता का दूध होता है, कौन सा वाला? प्रथम दूध होता है। ठीक है, प्रथम दूध होते हैं जिसमें बहुत सारे रक्षात्मक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, रक्षात्मक पदार्थ कौन से होते हैं? जो हमारी शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं, पाचन शक्ति को शिशु की बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यही इसी को तो हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। पीला और गाढ़ा पदार्थ होता है, कितने दिन तक निकलता है? कहीं कहीं आपको दिया है 3 से 5 दिन तक ये रिलीज़ होता है, कहीं कहीं दिया है 2 से 3 दिन रिलीज़ होता है। तो आपको जैसा क्वेश्चन मिले वैसा आंसर कर देना। ठीक है, तो कहीं कहीं बुक में दिया है 3 से 5 दिन तक निकलने वाला जो पीला गाढ़ा दूध होता है वो कोलेस्ट्रम कहलाता है, कहीं कहीं 2 से 3 दिन तक निकलता है, ऐसा भी लिखा है। तो ये मेन क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। बकाया जो अब पूछा गया है हम उसकी बात कर लेते हैं। कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में होता है खनिज पदार्थ, विटामिन ए, विटामिन बी या लौह तत्व। तो आप जानते हो दूध में लौह तत्व तो वैसे भी ना के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कौन सा? आपका बिल्कुल विटामिन ए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक, क्योंकि विटामिन ए को हम क्या कहते हैं? सुरक्षात्मक पदार्थ कहते भी हैं, कहते हैं ना, सुरक्षात्मक पदार्थ। और भाई कोलेस्ट्रम क्या करता है? हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है, तो वो भी बात सुरक्षात्मक हो गई। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाया बहुत कुछ जाता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा विटामिन ए जो है पाया जाता है। इसी से रोगों की लड़ने की क्षमता जो होती है बूस्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। ए ऑप्शन है 1966, बी है 1986, सी है 1984 और डी है 1975। नेट से लेकर ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये प्रश्न नहीं आया है ना? हर एग्ज़ाम में आता है। तो मैं आपको बार बार यही समझाना चाहूँगी, आप किसी भी स्टेट के हो, आपका होम साइंस का सिलेबस सेम है। ठीक है, सेम का मतलब ये है कि मान लो एलटी ग्रेड में कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से पूछी जाती है। जैसे एलटी ग्रेड में क्या है, आपसे
सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा का मतलब ये है कि कुछ बेसिक प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो रिसर्च से संबंधित होते हैं, जो कि टीजीटी में कम मिलते हैं देखने को। ऐसे ही जो पीजीटी है उसमें क्या पूछा जाता है आपसे, ह्यूमन बॉडी के प्रश्न पूछे जाते हैं, फिजियोलॉजी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमें पढ़ना नहीं है। क्या एलटी ग्रेड वाला बच्चा पीजीटी नहीं देता या पीजीटी वाला टीजीटी नहीं देता? जब आप सब देते हो तो आपको सभी का सिलेबस पढ़ना है, तो आप किसी प्रश्न को ये कह ही नहीं सकते हो हमें ये नहीं पढ़ना है। तो आप इतना क्यों परेशान होते हो मेरे प्यारे बच्चों? जो भी आपको प्रैक्टिस मिल रही है, आप किसी भी स्टेट के हो, आप राजस्थान के हो, गुजरात के हो, उत्तराखंड के हो। आज मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अलग अलग स्टेट के मेरे पास कमेंट आते हैं। तो बच्चों ये बताइए, मैं अकेले आपको एक दिन में सारे स्टेट की प्रैक्टिस तो नहीं करा सकती, इसलिए आप सब पढ़ते चलिए और आपको हम समय समय पर देते रहेंगे कि हाँ ये आपके स्टेट का ये वाला एग्ज़ाम है, आपके स्टेट का ये वाला एग्ज़ाम है। आज थोड़ी बात मैं इसलिए कर रही हूँ इस तरीके की क्योंकि बच्चे परेशान होते हैं और आप लोग आगे परेशान ना हो। जो भी बच्चे ये वीडियो देखेंगे वो परेशान नहीं होंगे। आप किसी भी चैनल को ज्वाइन करते हो, अगर आप होम साइंस के स्टूडेंट हो, होम साइंस का ज्वाइन कर रहे हो, तो वो होम साइंस के प्रश्न आपके हर जगह काम आएंगे। मेरा ही चैनल नहीं है, कहीं भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है? तो परेशान नहीं होना है बिल्कुल और पढ़ाई करते रहना है। तो बात करेंगे हम यहाँ पर आंसर की। ये है 1986 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जब पारित हुआ तो वो कब पारित हुआ? 1986 में पारित हुआ। अगर हम बात करेंगे विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 15 मार्च को, बिल्कुल। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की अगर हम बात करें कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को। इतना इनफ है ना? अच्छा, बढ़ते हैं आगे। और अच्छी लगी क्लास तो एक बार लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, सीसल कौन सा रेशा है? जब आप क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल में मतलब वस्त्रों का वर्गीकरण, रेशों का वर्गीकरण आप पढ़ते हो तो आप इन्हें पढ़ते हो। अब इनमें से आपको ये बताना है कि ये कौन सा है। सीसल रेशा है, कृत्रिम रेशा, पत्तों वाला रेशा, बीज वाला रेशा, तने वाला रेशा। देखो बीज वाले तो दो होते हैं, आप जानते हो, कपास और कापोक, ठीक है। अब ये तो कट गया सीधे सीधे। कृत्रिम नहीं होगा क्योंकि ये सीसल क्या है, एक प्राकृतिक वानस्पतिक सेल्यूलोजिक रेशा है, ठीक है। प्राकृतिक वानस्पतिक सेल्यूलोजिक रेशा है, तो ये कृत्रिम तो होगा नहीं, कृत्रिम में तो रेयॉन वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। पत्तों वाला, तने वाला भी नहीं होगा। तने में क्या आ जाता है आपका? जूट है, हेम्प है, लीलन है, ये सब क्या होते हैं? जूट, हेम्प, लीलन, अबाका, ये सब क्या हो जाते हैं? आपके तने वाले में आ जाते हैं। अब आपका बचता है एक ऑप्शन पत्ते वाले, क्योंकि पिना और सीसल दो ऐसे रेशे माने जाते हैं जो आपके पत्तों से प्राप्त होते हैं। पिना व सीसल आपको किससे? पत्तों से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपका क्लियर हुआ। बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। जिन तंतुओं की लंबाई बहुत कम होती है उन्हें कहा जाता है क्या? फ्लेक्स कहा जाता है, हेम्प कहा जाता है, फिलामेंट कहा जाता है, स्टेपल फाइबर कहा जाता है। तो जिन तंतुओं की लंबाई लंबी होती है, लंबे रेशे होते हैं, जैसे प्रकृति में आपको मिलता है क्या? रेशम। और जो भी प्राकृतिक के अलावा कृत्रिम में होते हैं तो वो तो आपकी इच्छा पे आधारित है, आप फिलामेंट बना लो। हालांकि उन्हें फिलामेंट ही बनाया जाता है। अगर छोटे रेशे चाहिए होते हैं तो इन्हीं फिलामेंट को ही काट के छोटा कर लिया जाता है। तो कृत्रिम और प्राकृतिक में रेशम तो आपके फिलामेंट रेशे हो गए, लेकिन यहाँ पर छोटे रेशे पूछा जा रहे हैं तो वो आपके स्टेपल फाइबर नॉइल्स कहलाते हैं, ठीक है। नॉइल्स या स्टेपल फाइबर कहलाते हैं ना, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, यकृत में बनने वाला पाचक रस कौन सा है? ए है आंत्र रस, बी है पित्त रस, सी है एमिनो अम्ल, डी है लार रस। अब मैंने कहा पीजीटी में पूछा जाता है फिजियोलॉजी, अब हम प्रैक्टिस पेपर देख रहे हैं एलटी ग्रेड का। अब ये फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है या नहीं है? तो आपको सब पढ़ना है। कहीं पर पोर्शन कम पूछा जा रहा है, कहीं पर ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यकृत में बनने वाला जो पाचक रस है वो आपका क्या होता है? देखो लार तो आपकी मुंह में बनती है, ठीक है। मुंह में, मुख से ही लार स्टार्ट होती है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी यकृत में बनने वाले पाचक रस की, तो वो पित्त रस होती है और जो किसका? वसा का पाचन करती है। पित्त रस वसा का पाचन करती है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। एमिनो अम्ल क्या है? प्रोटीन है, उसकी क्या है? सूक्ष्मतम इकाई है, ठीक है, छोटी इकाई। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? एमिनो एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्यार्थी द्वारा इतिहास कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग हिंदी कक्षा में किया जाता है। यह उदाहरण बताना है आपको इन 4 ऑप्शन में से किसका है। ए है ऋणात्मक अंतरण का, बी है द्विपार्श्विक अंतरण का, सी है धनात्मक अंतरण का और डी है ऊर्ध्व अंतरण का। कोई विद्यार्थी है,
ठीक है, वो इतिहास कक्षा में कोई चीज़ उसने सीखी, अब वो उसका उपयोग किस में कर रहा है, हिंदी की कक्षा में कर रहा है। तो अब ये क्या काम कर रहा है, तो ये तो पॉजिटिव बात हो गई भाई, अच्छी बात है, वो उसमें इतना डेवलपमेंट हो गया है कि वो अपने ज्ञान को दूसरी जगह लागू कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन, जैसे हम लोग लाइफ में कुछ अनुभव लेते हैं और उन अनुभव का हम जगह जगह उपयोग करते हैं, तो वो तो पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए। तो वो इतिहास में जो सीख के आया वो क्या कर रहा है, हिंदी में इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब वो धनात्मक है, पॉजिटिव है, वो चीज़ों को मतलब एक्सप्लेन करना सीख गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ए है एल्बुमिन, बी है केसिन, सी है ग्लूटिन, डी है मायोसिन। तो एल्बुमिन किस में, अंडे में पाई जाती है, आपको ये पता ही होगा, एल्बुमिन अंडे में पाई जाती है। ग्लूटिन किस में पाई जाती है, गेहूं में पाई जाती है। ठीक है, और हम बात करेंगे मायोसिन किस में पाई जाती है, हमारी मांसपेशियों या कह सकते हैं थोड़ी बहुत रक्त में भी पाई जाती है। ठीक है, मांसपेशियों में पाई जाती है। अब आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी सही होगा। जो दूध में केसिन होता है, ये केसिन जो प्रोटीन होती है कैल्शियम केसिनेट के रूप में हमारे दूध में पाई जाती है। ठीक है, ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, टकराते घुटने व कबूतर छाती, कबूतर छाती जैसे पिजन चेस्ट कहते हैं, टकराते घुटने, टकराते घुटनों को हम क्या कहते हैं, नीक नोक कहते हैं। ठीक है, निक नोक कहते हैं, निक नोक। ओके, जैसे कि आवाज़ आती है टकराने की, जब हमारे शरीर में क्या होती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है, कैल्शियम इत्यादि की कमी हो जाती है, तो क्या होता है, हमारे घुटनों से आवाज़ आती है, खट खट की आवाज़ आती है, जिसको हम नीक नोक कहते हैं। ठीक है, तो टकराते घुटने व कबूतर छाती किस तत्व की कमी से होता है, यहाँ पे दे रहे हैं विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन बी, सी ऑप्शन है विटामिन डी और डी ऑप्शन है विटामिन के। अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि मैम तो कैल्शियम बोल रही थी, यहाँ पर कैल्शियम तो दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान रखना विटामिन डी और कैल्शियम, फॉस्फोरस, इनके काम लगभग सेम है। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरों के बिना काम कर नहीं सकते। अगर आप कितना भी कैल्शियम ले रहे हो और आप अगर विटामिन डी का सही उपयोग नहीं, मतलब बॉडी में नहीं है, विटामिन डी नहीं मिल रहा है आपको, मतलब सूरज की किरणें इत्यादि आपको नहीं मिल रही हैं, तो आपका कैल्शियम वो बेकार हो जाएगा, यूज़ ही नहीं हो पाएगा बॉडी में। ठीक है, या फॉस्फोरस की कमी है तो भी कैल्शियम यूज़ नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो समस्याएँ होती हैं, हड्डियों की समस्या आपकी पैदा करती हैं, हड्डी दांतों की समस्या पैदा होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो विटामिन डी होता है वो टकराते घुटने या पिजन चेस्ट के लिए मतलब माना जाता है। अगर इस तत्व की कमी होगी तो आपकी जो छाती हो जाएगी कबूतर की तरह होगी, सारी हड्डियां आपकी छाती की दिखेंगी, और घुटनों में इतनी ज़्यादा, पैरों में, हाथों की हड्डियों में इतनी ज़्यादा कैल्शियम की कमी हो जाएगी कि आपको खट खट की आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षण का गुण निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता है, यहाँ पर किससे होगा। जो व्यक्तिगत भिन्नता का जो सिद्धांत है वो शिक्षण में किस गुण से संबंधित रखता है, ये आपको बताना है। ए है व्यावसायिक गुण, बी है व्यक्तिगत गुण, सी है सामाजिक गुण, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो व्यक्तिगत भिन्नता का जो ज्ञान है और शिक्षण में जो इसका संबंध है, वो हम लोग जब आंसर लगाते हैं तो व्यक्तिगत गुण मानते हैं। भाई व्यक्तिगत है, हर व्यक्ति में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, हर व्यक्ति अपने तरीके से सीखता है, समझता है चीज़ों को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आयोग ने आंसर माना है वो ए ऑप्शन माना है, व्यावसायिक गुण इसको माना है। तो हम आयोग के अनुसार ही आपको आंसर बताएंगे, अपने हिसाब से नहीं बता सकते। तो ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। वैसे अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जानोगे तो मैं तो यही कहूँगी ये तो व्यक्तिगत गुण हो गया, पर्सनल क्वालिटी हो गई किसी व्यक्ति की। क्वेश्चन नंबर 10 है, वस्त्रों की धुलाई के लिए कौन सा जल सर्वाधिक उत्तम होता है, गर्म जल, मृदु जल, कठोर जल, समुद्र का जल। आप जानते हो समुद्र का जल तो कैसा होता है, खारा होता है। क्यों, क्योंकि इसमें नमक पाया जाता है, खारा होता है। इसमें मछलियाँ जो पाई जाती हैं इनका उपयोग जो होता है किसके लिए, आयोडीन की कमी को हमारे दूर करता है। ठीक है, आयोडीन की कमी को दूर करता है। कठोर जल किसी काम का नहीं होता, आप जानते हो, पीने में भी ये पेट के लिए नुकसानदायक होता है, बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कपड़ा धोने के लिए, और हर कपड़े को हम क्या है गर्म पानी से भी नहीं धोते भाई, वो तो दाग धब्बे पर डिपेंड करता है किस तरीके का धब्बा है, तो गर्म पानी यूज़ कर लिया। लेकिन नॉर्मल हम क्या है, बी ऑप्शन सही होगा, मृदु जल जो है उपयोग करते हैं। ये क्या होता है, इससे अच्छे झाग होते हैं, अच्छे झाग होते हैं।
ठीक है। झाग अच्छे होते हैं तो कपड़ों की सफाई अच्छी हो जाती है और कपड़ों में चमक आती है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है, सजावटी कपड़ों के किनारे किससे तैयार किए जाते हैं? ए है बुनाई की विधि द्वारा, बी है ब्रेडिंग और लेस विधि के द्वारा, सी है फेल्टिंग विधि द्वारा, डी है नीटिंग विधि द्वारा। फेल्टिंग को आप जानते हो, ताप और दाब और नमी देकर और एक चिपकाने वाले पदार्थ का यूज़ करके फेल्टिंग मेथड से वस्त्र बनाए जाते हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे ख़राब रेशों से बनाए जाते हैं। हालांकि ये बनने के बाद काफ़ी अच्छा हो जाता है फेल्टिंग, क्योंकि इनको मजबूत बना दिया जाता है। ठीक है, नीटिंग की विधि से आप जानते हो स्वेटर वगैरह जो हमारी मम्मियाँ वगैरह या हम लोग बनाते हैं वो हो जाते हैं। यहाँ पर जो आंसर होगा, सारे कपड़े हम लगभग बुनाई की विधि से बनाते हैं जो हम डेली यूज़ में पहनते हैं। यहाँ पर जो होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। लेस से आप शब्द को पकड़ सकते थे, जो सजावटी कपड़ों के किनारे होते हैं वो ब्रेडिंग और लेस विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, आवृत्ति मापन की स्केलोग्राफ विधि का प्रतिपादन किसने किया? ए है थर्स्टन ने किया, बी है लिकर्ट ने किया, सी है गटमैन ने किया, या डी है थॉर्नडाइक द्वारा किया गया। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा जो आंसर होगा, जो आवृत्ति मापन की स्केलोग्राफ विधि मानी जाती है वो हमारे थर्स्टन महोदय द्वारा जो थी मतलब प्रतिपादित की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, एपिडेमिक ड्रॉपसी नामक गंभीर रोग किस मिलावटी तत्व के सेवन से होता है? ए है ऑर्जिमोन के तेल से, बी है तिल का तेल से, सी है सरसों के तेल से, डी है नारियल के तेल से। तो जब भी एपिडेमिक ड्रॉपसी नामक गंभीर बीमारी की बात होगी तो ये होगा बी ए ऑप्शन ऑर्जिमोन का तेल। और कई बार सरसों के तेल में ऑर्जिमोन के तेल की मिलावट कर दी जाती है और हम समझते हैं ये सरसों का तेल है, सोच कर उपयोग कर लेते हैं और ये तेल हमारे लिए एक गंभीर बीमारी को पैदा कर देता है। तो हमें मिलावट की जानकारी भी होनी बहुत ज़रूरी है कि कैसे मिलावट की पहचान की जाए कि हम जो पोषक पदार्थ या पोषक तत्व इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कोई एक्स्ट्रा कोई ऐसी चीज़ तो नहीं मिलाई गई है जो हमारे स्वास्थ्य को हानिकारक हो। क्वेश्चन 14 है, अम्बा दल, चौकी दल, चरखाने ये शब्द संबंधित हैं। ए है ब्लॉक प्रिंटिंग से, बी है बंधेज रंगाई से, सी है वोटिंग रंगाई से, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अम्बा दल हो गया, चौकी दल हो गया, चरखाने हो गए। अच्छा, अपने आप से आप इस क्वेश्चन को समझो। ठीक है, अगर थोड़ी भी आपने मन से पढ़ाई की होगी तो आप समझ जाओगे। ब्लॉक प्रिंटिंग में तो सीधे सीधे ब्लॉक्स होते हैं और उनसे छपाई कर दी जाती है ना। बॉटिक में भी आप जानते हैं मोम का प्रयोग किया जाता है और जहाँ जहाँ पर हमें कलर नहीं चढ़ाना होता वहाँ पर हम एक अवरोधक पदार्थ लगा देते हैं जिसे हम मोम वगैरह कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, बी ऑप्शन ही एक ऐसा मिल रहा है जहाँ पर कुछ मतलब आपने कपड़े भी देखे होंगे जो बंदेज रंगाई के, उसमें अलग ही डिज़ाइंस होते हैं। बेशक छोटे छोटे आपको डॉट डॉट से डिज़ाइन दिखेंगे, इस तरीके के डिज़ाइन दिखेंगे, इस तरीके के डिज़ाइन दिखेंगे आपको, लेकिन कहीं ना कहीं आप नोटिस करना कि इसमें कुछ आकृतियाँ भी आपको दिखेंगी जिसमें अम्बा दल, चौकी दल, चरखाने ये शब्द संबंधित है। तो वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, मतलब बी ऑप्शन बंदेज रंगाई। क्वेश्चन नंबर 15, रेखा, स्वरूप, रंगोबा बनावट की व्यवस्था क्या कहलाती है? ए है आकार, बी है संतुलन, सी है लय और डी है नमूना। रेखा, स्वरूप और रंगोबा बनावट की जो व्यवस्था होती है वो आपका क्या कहलाती है भाई? वो नमूना कहलाती है। ठीक है, वो नमूना कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रेखाओं की बात की जाती तो हम कहते हैं एक आकार निर्मित हो गया, लेकिन यहाँ पर हम रेखा भी बात कर रहे हैं, स्वरूप की बात कर रहे हैं, रंगों की बनावट की बात कर रहे हैं, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, गृह प्रबंध के अंतर्गत परिवार के साधनों का नियोजन। और आपको मैं बता दूं फिर से एक बार, ये जो भी प्रश्न आप पढ़ रहे हो ये इसमें आपको सारे प्रश्न ऐसे होंगे कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिले होंगे। ऐसा नहीं आपको ये उत्तराखंड एलटी ग्रेड में पूछे गए हैं, आपको कई एग्जाम में ये प्रश्न मिले होंगे, तो आप लोग सब लोग बेफिक्री से यहाँ तैयारी कर सकते हो। 16 क्वेश्चन है, गृह प्रबंध के अंतर्गत परिवार के साधनों का नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन आता है, जिसके द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। यह कथन किसका है? भाई गृह प्रबंध का प्रश्न है, आपको ये समझ में आया होगा। गृह प्रबंध का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो मारिया पार्लोआ ने किया, आपको पता होगा। सर्वप्रथम प्रयोग किया मारिया पार्लोआ, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में कभी ना कभी जरूर पूछा जाएगा, इसको लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक है, मारिया पार्लोआ ने सबसे पहले गृह प्रबंध शब्द का प्रयोग किया था। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आप समझ गए होंगे। गृह प्रबंध के अंतर्गत परिवार के साधनों का नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, गृह व्यवस्था के 3 चरणों की बात
की गई है, किसके द्वारा की गई है, मतलब ये बात की गई है किसके। ए ऑप्शन भी देख लो आप, ओलिवर सेल्डन का, बी है ओफनर का, सी है निकेल एवं डॉसी, डी है हरलॉक का। हरलॉक आपको पता है चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित है। सी ऑप्शन क्या है, निकेल तथा डॉसी, ठीक है, या फिर हम इन्हें कह सकते हैं मनोविज्ञान से संबंधित है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, निकेल तथा डॉसी का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आपको मिलान करना है, तो आपको इस प्रश्न को एक बार पढ़ना होगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ना होगा और आंसर आप आराम से दे जाओगे, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। सही मिलान करना है और कोड से आपको आंसर यहाँ पर चुनना है। एक तरफ आपको सूचीबद्ध दिख रही है, दूसरी तरफ सूची टू दिख रही है। एक तरफ लिखा है भार, यहाँ पर भार होगा, भार एवं माप स्तरीकरण अधिनियम कब आया। दूसरी तरफ लिखा है उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कब आया। तीसरा लिखा है भारतीय मानक संस्था कब आई। डी है डब्बाबंद वस्तु अधिनियम कब आया। तो आपको जो बहुत आपको इजी एक होता है ना कि कुछ क्वेश्चन हम बार बार पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए इजी हो जाते हैं, कुछ होते हैं कभी कभी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आप अक्सर पढ़ते हो, तो ये क्या हो गया 1986 हो गया। आप इसको ढूंढो किस में दिया है 1986, यहाँ पर सॉरी, हाँ, बी का मतलब तीसरा कहाँ कहाँ दिया है, बी का तीसरा, तो आपको अच्छा एक ही ऑप्शन में दिया है क्या, नहीं 2 ऑप्शन में दिया है। बी का तीसरा जो है 2 ऑप्शन में दिया है, एक डी में दिया है और एक आपका पहले में दिया है, नहीं बी में दिया है, ठीक है, पहले में नहीं बी में दिया है, ठीक है, बी का तीसरा। अब आपको पता है डिब्बाबंद वस्तु अधिनियम कब आया, तो ये आया 1970 में, यहाँ पे दिया है दूसरे में। तो आप देखो चौथे का दूसरा कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है चौथे का दूसरा, तो मेरे हिसाब से ये आंसर हो जाएगा क्योंकि डी में पहला दिया हुआ है। तो मेरा आंसर तो मिल गया, लेकिन फिर भी और जो रह गए जो हमें नहीं पता है हम उन्हें देख लेते हैं। भार एवं माप स्तरीकरण अधिनियम कब आया, अब बी सही है तो चौथा सही होगा। कब आया ये आया 1939 में, ठीक है। भार एवं माप स्तरीकरण अधिनियम कब आया, 1939 में आया, जिससे कि भार एवं माप से जो लोग कटौती करते थे, मान लो कह दिया 1 लीटर का एक क्या हो गया, आप देखते हो लोगों के लीटर होते हैं जो दूध का मापन करते हैं, तो वो कभी कभी वो लोग छोटे भी कैसे भी बन ले आते हैं, कहीं से बनवा लेते हैं और आपको लगेगा कि भाई 1 लीटर है भर के दूध दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं, वो कहीं ना कहीं कम होता है, ठीक है। ऐसे ही लोगों के जो वाट होते हैं जिससे हम चीज़ें तोलते हैं, पहले अब तो इलेक्ट्रिक चीज़ें होने लगी, पहले हम तोलते थे तो हम ज़्यादातर जो बाट होते थे उन्हीं से तोल करते थे, माप तोल। आजकल इलेक्ट्रिक चीज़ें आने लगी, कुछ समय पहले तक ऐसी चीज़ें नहीं हैं। और अभी भी आप ग्रामीण क्षेत्र वगैरह में चले जाओगे तो लोग क्या बोलते हैं उसे, हमारे गांव में तकली बोलते हैं, ठीक है, तराजू और उस पार्ट से ही तोलते हैं, ठीक है, चीज़ें। तो क्या होता था उनमें कटौती वगैरह ना हो, इसलिए भार एवं माप स्तरीकरण बनाया गया, ओके। दूसरी बात है जो पैकेट बंद चीज़ें आती हैं, पैकेट में चीज़ें आती हैं, वो दिखाएंगे तो 1 kg का उसमें लिखा हुआ भी होगा, लेकिन आप पैकेट तोलोगे तो उसमें चीज़ें आपको कम मिलेंगी। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए भार एवं माप स्तरीकरण अधिनियम आया, जो कि 1939 में आया। उपभोक्ताओं के हित के लिए उन्हें चीज़ें मिलावटी ना मिलें, ख़राब ना मिलें, उन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए 1986 में क्या आया, आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया। भारतीय मानक संस्था की अगर हम बात करें तो ए ऑप्शन सही होगा, ये आया 1947 में। जो आपका ISI वगैरह ये सब चीज़ें आप पढ़ते हो, चिन्ह होते हैं, ठीक है। और डिब्बाबंद वस्तु कब आई, आपकी 1970 में आया। तो क्लियर हो गया, 4 3 1, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अरंडी के पेड़ों पर पाए जाने वाले कीड़े कौन से रेशम का निर्माण करते हैं। अब आप रेशम से प्रश्न को जरूर, रेशम के प्रश्न आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं नोटिस कर रही हूँ अभी मैंने कंटिन्यू जो भी टेक्सटाइल के आपको प्रैक्टिस दिए हैं, और ऐसा नहीं वो प्रश्न मैंने खुद बनाए थे, वो सारे PYQs ही प्रश्न थे। तो और आपने नोटिस किया होगा रेशम से ज़रूर प्रश्न पूछा गया है, तो रेशम को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और ख़ासतौर से अरंडी रेशम के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो अरंडी के पेड़ों पर पाए जाने वाले कीड़े से कौन से रेशम का निर्माण होता है। ए है एरी रेशम, बी है टसर रेशम, सी है मूंगा रेशम, डी है मोती रेशम। अब आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप पुरानी वीडियो हमारी देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं आंसर बताऊंगी एरी रेशम, ठीक है। हमने वर्गीकरण वगैरह अभी आपको, कल की क्लास तो न्यूट्रिशन साइंस वाली थी, इससे पहले की जो प्रैक्टिस है परसों तरसों की, उसमें मैंने आपको इनका क्लासिफिकेशन भी पढ़ाया है, ठीक है। तो एरी रेशम यहाँ पर आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अरंडी के पेड़ों पर जो पाए जाने वाले कीड़े होते हैं उनसे जो निर्माण होता है एरी रेशम का होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, और ये सभी कौन से रेशम है, एक चीज़ और देख लीजिएगा, आपका एरी रेशम हो गया, टसर रेशम हो गया, मूंगा रेशम हो गया, ये सब किसके प्रकार हैं, ये सब क्या हो, कौन से रेशम के जो स्वनिर्मित रेशम होते हैं उनके प्रकार हैं, ठीक है, स्वनिर्मित रेशम के प्रकार हैं ये। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षा का अधिकार
अधिनियम 2009 के अनुसार आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में सीट कितनी आरक्षित है? ए है 30%, बी है 15%, सी है 20%, डी है 25%। यहाँ पर RTI एक्ट की बात कर रहे हैं, राइट टू एजुकेशन, जो पॉलिसी है 2009 वाली, उसकी बात कर रहे हैं कि इसमें जो आपके जो गरीब तबके के बच्चे होते हैं, पिछड़े वर्ग के जो बच्चे होते हैं, उनको कितना सीट आरक्षित है। प्राइवेट वगैरह जो स्कूल होते हैं तो उसमें 25% सीट आरक्षित होती हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आंतरिक सज्जा का मूलभूत सिद्धांत है? ए है संतुलन, बी है अनुरूपता तथा अनुपात, सी है लय एवं बल, और डी है उपयुक्त सभी। अब जिसने भी ये प्रश्न पढ़े होंगे, मतलब सिद्धांत के विषय में पढ़ा होगा, तो वो आराम से आंसर दे जाएगा। आंतरिक सज्जा के मूलभूत सिद्धांत आपसे पूछे जा रहे हैं और यहाँ पर सारे के सारे दिए हुए हैं। संतुलन है, अनुरूपता तथा अनुपात है, लय एवं बल है, ये सभी क्या हैं? आपके सिद्धांत हैं आंतरिक सज्जा के। ठीक है, संतुलन, अनुरूपता, अनुपात, लय एवं बल। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही हो तो मैं एक बार फिर से आपसे कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। 21 है, कोल्ड स्टोरेज का तापमान होता है? ए है 2 से 55 फ़ारेनहाइट, बी है 6 से 24 फ़ारेनहाइट, सी है 0 से मतलब 32 फ़ारेनहाइट, और डी है 4 to 18 फ़ारेनहाइट। तो जो कोल्ड स्टोरेज होता है, जहाँ पर हम अपने फल सब्जियाँ वगैरह चीज़ों को रखते हैं, स्टोर करते हैं कि वो ख़राब ना हो लंबे समय तक, तो यहाँ पर क्या होता है? 0 to 32 फ़ारेनहाइट का तापमान रखा जाता है कोल्ड स्टोरेज का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22, प्रोसेस चार्ट में त्रिभुज का अभिप्राय क्या है? ए है कार्य में प्रगति, बी है कार्य में विभाजन, सी है कार्य में रुकावट, डी है कार्य में निरंतरता। तो जो प्रोसेस चार्ट होता है उसमें जो त्रिभुज का अभिप्राय है, ये हमेशा ये दिखाता है कि कोई कार्य है उसमें रुकावट है। ठीक है, कार्य है उसमें रुकावट है। बकाया हम प्रोसेस चार्ट की अगर बात करें तो ये पेन पेंसिल तकनीक का उदाहरण है। पेन पेंसिल तकनीक का उदाहरण है। जो हमारी टेक्निक होती हैं कार्य सरलीकरण की, वो 2 होती हैं। एक तो आपकी ये पेन पेंसिल हो गई, और दूसरी कौन सी हो गई? आपकी औपचारिक हो गई। ठीक है, औपचारिक हो गई। ओके, औपचारिक तकनीक हो गई। ओके, पेन पेंसिल में आपको एक प्रोसेस आपको दिख गया यहाँ पर। दूसरा अगर हम बात करेंगे प्रोसेस के बाद एक होता है ऑपरेशन चार्ट। ठीक है, पेन पेंसिल की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन चार्ट होता है। तीसरे की हम बात करें, पहला प्रोसेस हो गया, दूसरा ऑपरेशन हो गया, और तीसरे की बात करें तो यहाँ पर मल्टीमैन हो गया, मल्टीमैन चार्ट हो गया, और चौथा क्या होता है? पाथवे चार्ट होता है। ठीक है, इनकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई है, हर दोनों की ही बताई है मैंने, प्रोसेस की भी बताई है और पेन पेंसिल की भी बताई है। हमने आपको तकनीक जो बताई थी, पेन पेंसिल की तकनीक बताई थी, तो मैंने कहा था प्रोपोर्शन पालथी मारे, प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रो से प्रोसेस हो गया, ठीक है, प्रो से प्रोसेस चार्ट हो गया, और मैंने बोला ऑपरेशन, ऑपरेशन, प्रोपोर्शन, अगर आप इंग्लिश में इसको लिखते हो तो ऐसे लिखोगे, प्रो ऑपरेशन। ठीक है, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन। देखो ट्रिक है, इसको थोड़ा पढ़ोगे तब समझ में आएगा। ओके, प्रोपोर्शन लिखा है मैंने, और क्या लिखा है? पालथी मारे, मैंने इंग्लिश में लिखा है इसको। ओके, पालथी मारे। ओके, मारे। अब प्रो से मैंने प्रोसेस बना लिया, पोर्शन में से मैंने क्या है यहाँ पर? ऑपरेशन बना लिया। पोर्शन से आप ऑपरेशन को कोरिलेट कर लें। ठीक है, ऑपरेशन को यहाँ पर कोरिलेट कर लें तो ऑपरेशन चार्ट हो गया। पालथी से क्या हो गया? आपका पाथवे चार्ट हो गया। और मारे से कौन मार सकता है किसी व्यक्ति को? वही कोई मल्टीमैन होगा, वही मार सकता है, तो एम से यहाँ पर मल्टीमैन हो गया। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। आपसे बात करें अगर हम औपचारिक तकनीक की अगर हम बात करें तो आपको बहुत बढ़िया ट्रिक है, ये बहुत ईजिली हो जाएगी। मासा, ठीक है, मैसू। ठीक है, मैसू। अब कोई बच्चा है, उसने कोई शोर किया, या मान लो किचन से या फ्रिज से कोई चीज़ निकाल रहा है, तो हम लोग कहते हैं कौन है? तो बच्चा कहता है माँ, मैं हूँ। ठीक है, मासा मैसू। राजस्थान में माँ को मासा कहते हैं। ठीक है, तो मासा मैसू मतलब बच्चा कह रहा है मम्मी मैं हूँ। ठीक है, तो माँ से क्या हो जाएगा? आपका माइक्रो मोशन हो जाएगा, माइक्रो मोशन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, माइक्रो मोशन हो जाएगा। सा से क्या हो जाएगा? आपका साइक्लोग्राफ हो जाएगा, साइक्लोग्राफ हो जाएगा, साइक्लोग्राफ हो जाएगा। और बात करूँगी मैं दूसरे मैं की, तो यहाँ पर मेमो मोशन हो जाएगा, मेमो मोशन हो जाएगा, मेमो मोशन हो जाएगा। और लास्ट में बचता है आपका सा फिर से, तो स्टॉप वॉच तकनीक हो जाएगा, स्टॉप वॉच
तकनीक हो जाएगा। और आपसे अभी जो 21 में आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें यही पूछा गया था आपसे, शायद एक कि यहाँ पर पेन और पेंसिल का एक प्रकार पूछा गया था तो वो बताना था, या ये कुछ ऐसे पूछा गया था कि औपचारिक तकनीक का एक प्रकार नहीं है, इस तरीके से प्रश्न आया था। तो आपको ये प्रकार भी पता होने बहुत ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पर आंसर पता चल गया। इसमें जो होते हैं 5 संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो त्रिभुज होता है वो आप क्या बताता है कि कार्य में रुकावट है। ठीक है, त्रिभुज क्या बताता है कि कार्य में रुकावट हो गया। ओके, आपका एक इसमें गोला पाया जाता है जो मिश्रित होता है, मतलब रंगा हुआ गोला होता है। ये क्या होता है, जब दो काम एक साथ हो रहे हैं, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, खाना बना रहे हो और उधर कुकर में खाना बन रहा है और उधर वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, या मतलब आप किचन में खाना बना रहे हो और वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, तो एक साथ आपके दो काम हो रहे थे। यहाँ पर मिश्रित काम का की बात होती है। ठीक है, इस तरीके से इसमें 5 तरीके के जो वो होते हैं पाए जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय बैटरी सामान्य बुद्धि परीक्षण में कितने उप परीक्षण हैं? 2, 7, 5, 3। तो जो भारतीय बैटरी परीक्षण होती है उनमें कितने 5 उप परीक्षण माने जाते हैं। ठीक है, भारतीय बैटरी परीक्षण में ये मतलब कितने बुद्धि परीक्षण है ये एक प्रकार का, और इसमें 5 तरीके के उप परीक्षण बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सी उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है? ए है व्यक्तिनिष्ठता, बी है वैधता, सी है वस्तुनिष्ठता, डी है विभेदीकरण। तो जो उत्तम परीक्षण की हम बात करेंगे जहाँ पर व्यक्तिगत चीज़ आ जाएगी, भाई व्यक्तिगत स्वार्थ आ जाएगा, तो वो चीज़ कभी भी किसी भी परीक्षण में अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट तत्व होते हैं। तो वस्तुनिष्ठता है तो व्यक्तिनिष्ठता तो वैसे ही हट जाएगा, और वैध भी होनी चाहिए चीज़ें, कोई भी परीक्षण है वो वैध होनी चाहिए। ठीक है, और उनमें विभेदीकरण भी आप कर सको, इस तरीके के परीक्षण होने चाहिए। तो यहाँ पर एक ही नहीं है, वो है ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, पट्टी बांधने के लिए किस गांठ का प्रयोग किया जाता है? ए है रीप गांठ, बी है रोलिंग गांठ, सी है लॉन्ग रूपी हिच, और डी है फिशरमैन गांठ। तो पट्टी बांधने के लिए नॉर्मली जो सबसे अच्छी गांठ मानी जाती है वो होती है रीप गांठ, क्योंकि ये क्या होती है, जो घाव पर क्या होती है, बहुत टाइट नहीं रहती है और आसानी से बंध जाती है और आसानी से खुल जाती है। ठीक है, देखिए ये, और जो फिशरमैन गांठ होती है, फिशरमैन गांठ, इसे मछली गांठ भी कहते हैं, इसे मछली, फिशरमैन गांठ की बात करें तो इसे मछली गांठ कहा जाता है। ठीक है, मछली गांठ कैसी दिखती है, वो इस तरीके की दिखती है, ये देख लीजिए। रीप गांठ की बात करें तो ये चौकोर गांठ एक प्राचीन और सरल बंधन गांठ है जिसका उपयोग किसी वस्तु के चारों ओर रस्सी या रेखा को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। इसे कभी कभी हरक्यूलिस नॉट भी कहा जाता है। हरक्यूलिस नॉट किसे कहते हैं? रीफ नॉट को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है, ये होती है रीफ नॉट। अब आपको मैं बता दूं, ये मैंने थोड़ा ऐसे आपको बता दिया। आपको अगर ऐसे प्रश्न चाहिए तो आप SCERT के जो हमारे प्रैक्टिस पढ़े हुए हैं, SCERT को देखे होंगे, आपको सारे यहाँ पर ये गांठ वांठ से संबंधित, पट्टियों से संबंधित प्रश्न आपको मिल जाएंगे। प्राथमिक चिकित्सा के सारे प्रश्न मिल जाएंगे, क्योंकि SCERT मैंने आपको प्रैक्टिस करा रखी है। ठीक है, SCERT की हमने आपको सारी प्रैक्टिस यहाँ पर करा रखी है। तो आप लोग बिल्कुल आराम से सारे प्रश्न वहाँ पर आप पढ़ सकते हो। आपसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं पट्टियों के। यहाँ पर जो हम ये क्वेश्चन कर रहे थे प्रोसेस चार्ट में, ये एक बार मैं आपको सारे प्रतीक लाभ बता देती हूँ, क्योंकि आपको ये प्रश्न बनते हुए हैं, ये वाले भी प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए एक बार मैं आपको ये बता देती हूँ। ठीक है, और एक बार ध्यान से आप इनको देख लीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ सारे। देखो, इसमें एक होता है आपका छोटा गोला। छोटा गोला क्या बताता है? स्थानांतरण हो रहा है, कोई काम जो है एक स्थान से व्यक्ति दूसरे स्थान पर जा रहा है। ठीक है, स्थानांतरण को कौन दर्शाता है? छोटा गोला, कि कोई व्यक्ति है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। दूसरा जो बड़ा गोला होता है वो बात क्या दर्शाता है? कि क्रिया हो रही है इस समय। ठीक है, कार्य किया जा रहा है। ठीक है, और जो आपका ये वाला है जो मतलब चौकोर जो है, ये मतलब निरीक्षण, मतलब चार दिशाएं दिख रही हैं, 4 दिशाएं दिख रही हैं, तो चारों दिशाओं का निरीक्षण करता है और ये देखता है कि जो काम होता है उसकी गुण है, जो मात्रा है वो किस प्रकार की है। ठीक है, क्वालिटी को ये देखता है, क्योंकि भाई क्या देखते हैं हम, निरीक्षण करते हैं तो कुछ ना कुछ क्वालिटी वगैरह ही ढूंढते हैं ना। तो ये क्या करता है, ये मेन क्या करता है, निरीक्षण का कार्य करता है, निरीक्षण का कार्य ये करता है।
ओके, निरीक्षण करता है चौकोर वाला। अब त्रिभुज क्या है, त्रिभुज क्या है, तो ये क्या है, रुकावट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि अभी आपसे पूछा गया है, कार्य में रुकावट। ओके, क्लियर हुआ। और मिश्रित मैंने अब बताया कि दो काम एक साथ हो रहे हैं, यहाँ पर क्रिया भी हो रही है, ओके, क्रिया भी हो रही है और गति भी हो रही है, दो काम एक साथ यहाँ पर हो रहे हैं। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया आपसे, मतलब एक तरफ खाना बन रहा है, दूसरी तरफ आप कपड़े धो रहे हो, तो दो काम एक साथ हो रहे हैं। तो क्रिया और गति दोनों जब साथ साथ होते हैं तो इसे हम कहते हैं मिश्रित गोला। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगी। बकाया एक क्लास में सब कुछ समेटना ईजी नहीं होता है। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिए, और हम भी आगे बढ़ते रहेंगे, और उम्मीद है आने वाला भविष्य आपका भी उज्जवल होगा, और ऐसी मैं कामना करती हुई चलूँगी। ठीक है, मिलते हैं ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।